सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। हमने सर्किट में कोई भी एक सर्किट कंसीडर कर लिया जिसका इम्पीडेंस है Z और इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, सोर्स पोटेंशियल इज V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट की इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर V आपने रिप्रेजेंट किया है V नॉट साइन ओमेगा टी से, तो इक्वेशन ऑफ करंट कंसीडर की जा सकती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। अब जो फेज एंगल है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हमने जनरल कंडीशन मान लिया कि वोल्टेज इक्वेशन अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट इक्वेशन आपका I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, जहां पे फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फेज एंगल को या फेज डिफरेंस को, ठीक है, बिटवीन V एंड I। और इसकी वैल्यू आपके पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जैसा हमें सर्किट दिया उसके अकॉर्डिंग। हम बात ये कर रहे हैं कि पावर हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो पावर सॉल्व करने का आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक मेथड पढ़ा है कि पोटेंशियल और करंट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिल जाती है पावर। ठीक है, अब पावर के आपके डिफरेंट फॉर्मेट बनते हैं। फर्स्ट है पीक पावर। पीक पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट कि अगर दोनों की पीक वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पीक पावर मिल जाएगा। सेकंड आता है आपका आरएमएस पावर। सेकंड क्या है, आरएमएस पावर। लेकिन आरएमएस को आप और कितने नाम से जानते हैं? आरएमएस को हम अपेरेंट, इफेक्टिव, वर्चुअल, इन सब नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से अगर कोई सी पावर आपसे पूछी गई तो ऑब्वियस बात है कि हमें क्या सॉल्व करना है, आरएमएस पावर सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से पीक पावर सॉल्व करने के लिए हमने पीक वैल्यूज का मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरीके से आरएमएस पावर कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे, आरएमएस वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पी आरएमएस कैलकुलेट किया जा सकता है वी आरएमएस मल्टीप्लाई बाय आई आरएमएस। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, सेकेंड थिंग ये बताएं कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो क्या आप पीक वोल्टेज को वी आरएमएस वोल्टेज से रिलेट कर सकते हैं? कैसे? वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू एंड आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू। ये भी पी आरएमएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पी आरएमएस कैलकुलेट किया जा सकता है V नोट आई नोट बाई टू से, या ऐसा बोला जा सकता है कि पीक पावर का हाफ आरएमएस पावर होता है। जैसा हमें फॉर्मेट दिया जाए उस फॉर्मेट को आप यूज करें। आरएमएस वैल्यूज अगर दोनों गिवन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दोनों की अगर पीक वैल्यू गिवन है तो पीक वैल्यू डिवाइड बाई टू आरएमएस पावर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर कितना है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर कितना है। जैसे अगर आपको V का एक्सप्रेशन दिया गया, आपने V का एक्सप्रेशन लिख लिया V नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड करंट एक्सप्रेशन वो भी आपको दिया गया, वो आपने मेंशन कर लिया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, कोई डाउट? अब आपको ये बोला गया कि कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया कि t इज इक्वल टू टी बाई टू पे कैलकुलेट करें या टी बाई फोर पे कैलकुलेट करें, तो जहाँ पे ये स्मॉल t दिया है वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम को पुट करें। ये दो इक्वेशन आपको मिली, ये दोनों आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर टी टाइम पे कितना वैल्यू, पर्टिकुलर टी टाइम पे करंट का कितना वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो आप सॉल्व करेंगे वो इन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमें किसका मिलता है, इंस्टेंटेनियस पावर का मिलता है। ठीक है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखें प्रोसेस किस तरीके का रहेगा। तो P इंस्टेंटेनियस या PT आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैल्यू बनेगा देखो V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन बन गया जो इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस पावर का यूज हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको दिया गया कि एक इंडक्टर है L वैल्यू का और इसको आपने कनेक्ट कर दिया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करना है, P इंस्टेंटेनियस सोल्व करना है। तो पहली बात यह है कि आपने L को कनेक्ट किया है V से,
तो क्या हम करंट का इक्वेशन बना सकते हैं? देखो एलिमेंट कौन है? इंडक्टर है। इंडक्टर में कौन लीड करता है? इंडक्टर में V लीड करता है I से बाई एंगल π/2। तो अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो करंट का एक्सप्रेशन बनेगा V के एक्सप्रेशन को देखते हुए यहां पर आ जाएगा -π/2। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब आई नोट हम कैसे सॉल्व करते हैं? आई नोट रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू डिवाइड बाई एक्सएल, यानी पीक वैल्यू डिवाइड बाई ओमेगा एल। तो आई का एक्सप्रेशन आपको मिला वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है। थोड़ा सा और इसको आप मॉडिफाई करें तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा माइनस 90 क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। तो करंट का एक्सप्रेशन आ गया माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन आया करंट का, यानी जो वोल्टेज एक्सप्रेशन आपको गिवन था उससे को यूज करते हुए और कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए आपने करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है? अब आपको सॉल्व करना है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ध्यान दें वो V और I दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो आपने V इंटू I परफॉर्म कर दिया, तो पावर इज इक्वल टू V एक्सप्रेशन है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का एक्सप्रेशन क्या बना है? माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो टर्म आपको दी जाएगी उसी में आंसर आना चाहिए। जैसे आपको वी नॉट दिया था तो हमारा आंसर वी नॉट में ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बना माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा एल, और यहाँ टर्म आ गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या है? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें तो ये टर्म बन जाएगा आपका 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी साइन 2 ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर टर्म में आ जाएगा। तो पावर एक्सप्रेशन क्या बना? पावर एक्सप्रेशन बन गया माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है। अब ये हो सकता था कि आपको करंट का एक्सप्रेशन दिया जाता और बोला जाता कि पावर कैलकुलेट करें, तो पहले करंट के एक्सप्रेशन से क्या फाइंड करना पड़ता? वोल्टेज फाइंड करना पड़ता। सिमिलरली फाइंड हो जाता। मान लीजिए अगर करंट का एक्सप्रेशन ये है तो वोल्टेज एक्सप्रेशन आप यही तो फाइंड करते हैं, क्योंकि वोल्टेज लीड करना चाहिए π/2। तो जो भी यहाँ पे फेज एंगल दिया उसमें हम π/2 जोड़ देते, तो π/2 प्लस करते आपको वैल्यू मिलता ओमेगा टी। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। एक बात जो ध्यान देने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपने SHM में भी समझा होगा कि अगर V का एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा। तो करंट एक्सप्रेशन में भी फ्रीक्वेंसी कितनी आई? ओमेगा। लेकिन पावर एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2 ओमेगा। यानी पावर एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। पावर एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, क्योंकि V और I दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो कैलकुलेट होता है। ध्यान रखना है इस बात का, और ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट अप्लाई करके देखो। आपको दिया गया रजिस्टर R इज कनेक्टेड विद सप्लाई V नॉट साइन ओमेगा टी। वापस क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस पावर। ध्यान दें कि अगर रजिस्टर एलिमेंट आपने लिया है तो फेज एंगल कितना मिलेगा? फेज एंगल रहेगा 0, यानी I का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा I नॉट साइन ओमेगा टी। पहली बात तो ये, क्योंकि फेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा। R आपने कंपोनेंट लिया है, V और I सेम फेज में चलते हैं। और I नोट आप क्या लिख सकते हैं? I नोट का वैल्यू बन जाता है V नोट बाय कैपिटल R, यानी I आपने लिख दिया V नोट बाय कैपिटल R साइन ओमेगा टी। आई बात समझ? कोई डाउट? ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है? अब हमें सॉल्व करना है P इंस्टेंटेनियस। सो P इंस्टेंटेनियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो V इंटू आई, तो रिजल्ट आ गया आपके पास V नोट स्क्वायर बाई R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक्सप्रेशन आपके पास था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो वैल्यू क्या बनेगा? V नोट स्क्वायर बाई R साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। इस एक्सप्रेशन को भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो फंक्शन फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गया, यानी पावर की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है।
साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 एंड कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2. नेक्स्ट, कैपेसिटर C is connected across V is equal to V नॉट साइन ओमेगा t, फाइंड P इंस्टेंटेनियस. अब आपको एलिमेंट कौन दिया है? कैपेसिटर दिया है. कैपेसिटर में कौन लीड करता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है. तो करंट का फेज वोल्टेज फेज से ज़्यादा आना चाहिए. तो पहले आपने पुट किया I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. इसमें कोई डाउट? ठीक है. अब I नोट क्या लिखोगे? I नोट रिप्रेजेंट करेगा आपके V नॉट बाई एक्स सी को, और V नॉट बाई एक्स सी का मतलब 1 बाई ओमेगा सी. तो ये वैल्यू आपको मिला I नोट का. तो करंट एक्सप्रेशन क्या बन गया? V नॉट ओमेगा सी और साइन 90 प्लस थीटा, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा को. तो ये एक्सप्रेशन आ गया कॉस ओमेगा टी. तो ये I का एक्सप्रेशन है और V एक्सप्रेशन आपको पहले से गिवन है. पावर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो दोनों को क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए. तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I. तो वैल्यू रहा V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I नॉट के प्लेस पर, सॉरी I के प्लेस पर V नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तो वैल्यू आ गया V नॉट स्क्वायर ओमेगा सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. वैल्यू कितना रहा? V नॉट स्क्वायर ओमेगा सी बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी. जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो जो भी फंक्शन फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है V और I, उसकी डबल फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ मिलती है? पावर में मिलती है. और पावर सॉल्व करने का मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको आना चाहिए. I दिया जाए तो पहले V सॉल्व करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें. V दिया जाए तो पहले I सॉल्व करें और दोनों को मल्टीप्लाई करें. और इन द एंड ये दो फंक्शन नहीं होने चाहिए. वो या तो साइन 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या कॉस 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास, इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने आरएमएस के लिए पढ़ा था, आरएमएस लिखाओ, इफेक्टिव लिखाओ, वर्चुअल लिखाओ, अपरेंट लिखाओ. सभी केस में आप आरएमएस पावर सॉल्व करते हैं. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज पावर कैलकुलेट करें, पावर लॉस कैलकुलेट करें, एक्चुअल पावर, पावर डिसिपेटेड, वॉटफुल पावर, पावर कंज्यूम, तो सभी केसेस में आपको एवरेज पावर ही कैलकुलेट करना है. देखो, पीक V नॉट I नॉट, आरएमएस VRMS IRMS, यही रहेगा. इंस्टेंटेनियस दोनों का मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा है तो क्या सॉल्व करना है? हमें एवरेज पावर ही कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो ध्यान दें, पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट. क्योंकि जो रजिस्टर पे पावर आता है वो I स्क्वायर R यानी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है. इंडक्टर कैपेसिटर कभी भी पावर लॉस नहीं करते हैं, वो हमेशा पावर को स्टोर करके रख लेते हैं. पावर लॉस ऑलवेज टेक्स प्लेस only at register and no power loss occurs at pure inductor and pure capacitor, because ये दोनों तो एनर्जी को स्टोर करते हैं और रजिस्टर पावर को लॉस करता है. यानी जो पावर लॉस आता है वो हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस ही आता है. ठीक है. और एवरेज पावर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना. तो P एवरेज हम कैसे सॉल्व करें कि जो आपने इंस्टेंटेनियस पावर लिखा है, क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस पावर, उसका हमें एवरेज कंसीडर करना होगा. तो इस नोटेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि P एवरेज कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो इंस्टेंटेनियस पावर जो आपने कैलकुलेट किया है उसका हम क्या ले लें? एवरेज ले लें. ठीक है. अब एक्सप्रेशन आपके पास क्या था? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो P एवरेज इज इक्वल टू, इसका हमें एवरेज लेना है, ध्यान देना. तो पहला एक्सप्रेशन था आपके पास V नॉट साइन ओमेगा टी और सेकेंड एक्सप्रेशन था I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. इसका एवरेज हमें परफॉर्म करना है. तो एक्सप्रेशन आया V नॉट I नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है. दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहा साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5. ठीक है. और इनका हमें एवरेज परफॉर्म करना है. तो यहां पर एक एक्सप्रेशन आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी ये साइन A प्लस बी का फॉर्मेट है.
और हम इसको ओपन कर सकते हैं बिकॉज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपने इसको ओपन कर लिया। ध्यान दें, पी एवरेज ये वी नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, और यहाँ जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है इसको आपने ओपन कर लिया तो वैल्यू बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसका हमें एवरेज परफॉर्म करना है। तो ये साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो पी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी नॉट आई नॉट, फर्स्ट टर्म बना साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और सेकेंड टर्म रहा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर बात? ध्यान दें, तो पी एवरेज हम कैलकुलेट करें, ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को आपने पुट कर दिया वी नॉट आई नॉट। इस बात पे ध्यान दें आप कि जो एवरेज पावर हम कैलकुलेट करते हैं वो पर साइकिल कैलकुलेट करते हैं, यानी एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर कितना। चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि हम एवरेज पावर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। और एक साइकिल के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं मतलब 0 से कैपिटल टी पूरे टाइम के लिए आप सॉल्व करें। ठीक है, अब ध्यान दें कि अगर हम फुल साइकिल में बात कर रहे हैं तो फुल साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, फुल साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई। ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है फुल साइकिल में, ये वैल्यू होता है 0, तो यहाँ रिजल्ट रहेगा 0। तो ये वैल्यू आ गया वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से समझना, कि पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो पावर एवरेज का एक्सप्रेशन आपको मिल गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और इस बात का ध्यान रखें, जो एवरेज पावर हम कैलकुलेट करते हैं वो वन साइकिल यानी वन कंप्लीट साइकिल के लिए सॉल्व होता है, और वन कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर का जो एवरेज मिलेगा 1/2 मिलेगा, लेकिन साइन या कॉस का अगर आप एवरेज लेते हैं तो वैल्यू 0 मिलेगा, यानी पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई आपने कैलकुलेट कर लिया, और इसी फॉर्मेट का आपको यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, लिखा जा सकता है कि पी एवरेज इज इक्वल टू पी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई। ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है आपके पास इनएक्टिव पावर, वॉटलेस पावर या अनकंज्यूम पावर, यानी पावर का वो कंपोनेंट जो यूज में नहीं आया उसको आप क्या बोलते हैं, इनएक्टिव पावर या वॉटलेस पावर बोलते हैं। तो इसे इंडक्टर और कैपेसिटर हमेशा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एनर्जी को, यानी इंडक्टर एंड कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, करंट थ्रू प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर विच डिसिपेट, ध्यान से समझना, प्योर कैपेसिटर या प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो कोई भी पावर डिसिपेट नहीं करता है, इसलिए उस करंट को आप क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, इनएक्टिव करंट या आइडियल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो पावर करेस्पॉन्डिंग टू दिस करंट इज ऑल्सो नॉन एज वॉटलेस पावर। पहली बात यह है कि कैपेसिटर और इंडक्टर हमेशा एनर्जी को स्टोर करते हैं, रजिस्टर हमेशा एनर्जी को लॉस करता है, ये पॉइंट क्लियर। सेकेंड थिंग, कैपेसिटर इंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो लॉस नहीं करेगा, इसलिए उस करंट को हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, इनएक्टिव करंट बोलते हैं। और जो पावर करेस्पॉन्डिंग होगा इस पर्टिकुलर करंट के उसको बोला जाता है वॉटलेस पावर, यानी वॉटलेस पावर हमेशा इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस ही जनरेट होता है। ध्यान दें किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि ये फ्लो हो रहा है IRMS, जनरल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि जो आपने इक्वेशन लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर आपने एक सर्किट लगा रखा था जिसका इम्पीडेंस था Z, तो हमने मान लिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है VRMS को। ठीक, दोनों के बीच में फेज एंगल आ गया फाई, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या इस IR के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं? IR का पहला कंपोनेंट बनेगा IRMS cos फाई इन डायरेक्शन ऑफ VRMS, सेकेंड कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में जिसको आप लिखेंगे IRMS साइन फाई।
क्लियर बात? ठीक है। अब एक बात ये बताएं कि VRMS और IRMS साइन फाई के बीच में एंगल कितना? VRMS और IRMS साइन फाई के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो V और I में फेज डिफरेंस 90 डिग्री कब होता है? जब या तो हम इंडक्टर यूज करते हैं या कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। और VRMS और IRMS कोस फाई के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और VRMS और IRMS के बीच में एंगल 0 डिग्री किसके लिए होता है? रजिस्टर के लिए होता है। पावर लॉस कौन करता है? रजिस्टर करता है। तो अगर मुझे रजिस्टर का पावर कैलकुलेट करना है कि पावर लॉस कितना हुआ, यानी एवरेज पावर अगर कैलकुलेट करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व आप करोगे VRMS, अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा था IRMS, और दोनों के बीच का एंगल cos 0। तो क्या यही आंसर आया था? VRMS IRMS cos फाई पावर लॉस होता है। पावर लॉस क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और 0 डिग्री एंगल अगर V और I के बीच में है, इसका मतलब आपने उसको रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया और रजिस्टर पावर लॉस करता है, और पावर लॉस कितना करेगा? ये वैल्यू मिलेगा। सेकेंड, अगर आप देखें कि VRMS और IRMS साइन फाई को अगर मैं कंसीडर करूं, तो VRMS और IRMS साइन फाई को कंसीडर करने पर वैल्यू क्या मिलेगा? IRMS साइन फाई, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, और cos 90 का वैल्यू कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो V और I के लिए फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। V और I में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है जब आप या तो यूज़ करते हैं इंडक्टर या यूज़ करते हैं कैपेसिटर। मतलब इंडक्टर कैपेसिटर पे जो ये करंट आया, इस करंट को आप क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट या इनएक्टिव करंट। दिस इज इनएक्टिव और आइडल और वॉटलेस करंट। ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो पावर जनरेट होगा, अगर आपको पावर लिखना है तो वॉटलेस पावर, ध्यान से समझना, तो वॉटलेस पावर का एक्सप्रेशन बनता है VRMS IRMS साइन फाई। यानी आप V और I दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो पावर जनरेट होगा वो वॉटलेस पावर होगा, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, पावर लॉस नहीं करते हैं, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। उन पर जो पावर कंपोनेंट आता है उस कंपोनेंट को हम वॉटलेस पावर बोलते हैं। पावर लॉस कौन करता है? पावर लॉस हमेशा रजिस्टर करता है, बिकॉज यहाँ पर देखो एंगल 0 डिग्री बन रहा है, और इसी कंपोनेंट से आपको वैल्यू मिल रहा है ये, बिकॉज cos 0 का वैल्यू तो हो जाएगा 1, और यही आपने अभी एवरेज पावर कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो जो करंट होगा वॉटलेस करंट, वैल्यू उसका सॉल्व किया जाएगा IRMS साइन फाई से, और वॉटलेस पावर जो कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू सॉल्व किया जाएगा IRMS VRMS साइन फाई से, ठीक है। वॉटफुल जो पावर आपके पास है वो दिस कंपोनेंट है, और इसी को आप फिर वॉटफुल करंट भी बोल सकते हैं, IRMS cos फाई। नेक्स्ट पावर फैक्टर। तो रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू RMS पावर इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर टर्म आपने पहले भी सुना है, जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे हमने बोला था कि पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर लॉस होता है, और पावर फैक्टर के केस में एंगल बनता है 0 डिग्री। V और I सेम फेज में आता है, और R/Z का रेशियो भी पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखें, पावर फैक्टर का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू RMS पावर, यानी एवरेज पावर एंड RMS पावर का रेशियो। एवरेज पावर और RMS पावर का रेशियो क्या बनता है? आपका पावर फैक्टर बनता है। तो VRMS IRMS cos फाई इज इक्वल टू VRMS IRMS। तो पावर फैक्टर हमें किसके इक्वल मिला? वैल्यू ऑफ cos फाई के इक्वल मिला। और फाई किसके बीच का एंगल है? फाई इज एंगल बिटवीन VRMS एंड IRMS। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मेट रहा पावर फैक्टर सॉल्व करने का। फिर आपने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? इम्पीडेंस ट्रायंगल। और इम्पीडेंस ट्रायंगल आपने कुछ इस तरीके से बनाया कि ये वैल्यू है फाई, ये रिप्रेजेंट करता है Z को, यहाँ रहेगा R, और यहाँ रहेगा आपका X नेट, और X नेट आप XL माइनस XC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से cos फाई का वैल्यू हमें कितना मिलता है? cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये सेकंड पैटर्न बन गया, ठीक है। यानी पावर फैक्टर अगर आपको फेज एंगल दिया है तो आप cos फाई यूज़ कर लें, सोल्व हो जाएगा। अगर आपको RZ दिया है
तो यहाँ से आप r बाई जेड सोल्व कर लें, आपको cos फाई मिल जाएगा। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको x और z दिया है, पूछा गया कि पावर फैक्टर बताओ, तो x और z को यूज़ करते हुए मतलब साइन फाई को यूज़ करते हुए पहले क्या फाइंड कर लें, फाई फाइंड कर लें और उससे फिर आप cos फाई कैलकुलेट कर लें, या फिर x और z को यूज़ करते हुए r फाइंड कर लें और r बाई जेड सोल्व कर दें, उससे भी आपको क्या मिल जाएगा, पावर फैक्टर। तो न्यूमेरिकल देखें, फर्स्ट आपको दिया गया v इज इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट में, सेकेंड हमें दिया गया 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर, ये करंट आपको दे दिया गया। एंड फाइंड करना है पीक पावर। तो पीक पावर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो दोनों की पीक वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, यानी v नॉट मल्टीप्लाई बाई आई नॉट। v का पीक वैल्यू कितना है 100, करंट का पीक वैल्यू कितना है 100 और यहाँ पे यूनिट दिया है मिली, इसका मतलब 100 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो पीक पावर हमें कितना मिला 10 वॉट, पावर का यूनिट वॉट में रहेगा। कोई डाउट? ठीक। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस पावर। सो आरएमएस पावर कैलकुलेट की जा सकती है वी आरएमएस और आई आरएमएस। सेकंड आपने मेथड समझा था कि पीक पावर डिवाइड बाई 2 से भी सोल्व किया जा सकता है, बिकॉज वी आरएमएस को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई रूट 2 और आई आरएमएस को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट बाई रूट 2, यानी पीक पावर डिवाइड बाई 2 से भी आरएमएस पावर कैलकुलेट की जा सकती है। तो पीक पावर कितना है 10, सो रिजल्ट रहा 10 बाई 2, आंसर कितना आ गया 5 वॉट। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप ऑब्वियस बात है कि वी आर एम एस आई आर एम एस कैलकुलेट करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड आपसे पूछा गया कि एवरेज पावर कैलकुलेट करें, तो एवरेज पावर कैलकुलेट होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई से, और फेज एंगल आपको कितना दिया है, फेज एंगल आपको दिया गया है पाई बाई 3। दोनों सेम फंक्शन है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं पाई बाई 3। तो एवरेज पावर हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कोई डाउट? क्या वी आर एम एस आई आर एम एस हम सॉल्व कर चुके हैं 5, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो रिजल्ट रहा 5/2, दैट मीन्स 2.5 वॉट। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है तो आप पीक पावर, आरएमएस पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स पे ध्यान देना कि मिली एम्पेयर लिखा हो, किलो वोल्ट लिखा हो, तो उसको भी आप यूज़ करें। नेक्स्ट, I इज इक्वल टू 5 साइन 100t माइनस पाई बाई 6 एंड V इज इक्वल टू 200 साइन 100t। कैलकुलेट हमें करना है पावर लॉस। पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर सब सेम थिंग है, पावर कंज्यूम, यानी आपको यहाँ पर भी पावर एवरेज ही कैलकुलेट करना है, बिकॉज एवरेज पावर ही पावर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सप्रेशन बनता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई से। तो पहली बात ये बताएं, दोनों के बीच में फेज एंगल कितना दिख रहा है, दोनों में फेज एंगल आ रहा है पाई बाई 6। ठीक, वी आर एम एस कितना, वी आर एम एस रहेगा 5/√2, सॉरी वी आर एम एस रहेगा आपका 200/√2, और आई आर एम एस कितना, आई आर एम एस रहेगा 5/√2 एंड कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 मीन्स कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो 200 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 2 इंटू 2 4, तो 200/4, 200/4 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई 250√3 यूनिट वॉट। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है, फॉर्मूला हमें सही से अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया V का एक्सप्रेशन गिवन है, I एक्सप्रेशन गिवन है, पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करें। पावर डिसिपेटेड मीन्स एवरेज पावर ही आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पावर का फॉर्मेट रहेगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सबसे पहले क्या चाहिए, फेज एंगल चाहिए। फर्स्ट फंक्शन किस में, साइन में, सेकंड किस में, कॉस में। तो साइन और कॉस, साइन आता इधर, कॉस आता इधर, तो साइन और कॉस के बीच में फेज एंगल कितना आ गया, फेज एंगल आ गया π/2, और कॉस π/2 का वैल्यू कितना, कॉस π/2 रहेगा 0, तो पावर लॉस भी कितना होगा, 0 होगा। पावर लॉस पूछा जाए, पावर डिसिपेटेड पूछा जाए, तो आंसर क्या बनेगा 0। क्या इसको आप देख के भी समझ सकते हैं कि अगर V आपको साइन में दिया है, I आपको कॉस में दिया है, कॉस पॉजिटिव टर्म में आ रहा है, यानी I लीड्स V बाय π/2, यानी ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसके लिए आ रही होगी,
कैपेसिटर के लिए आ रही होगी, कोई कैपेसिटर के लिए आई वी से लीड करता है बाय एन एंगल π/2, और कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है, पावर स्टोर करेगा, पावर लॉस नहीं करेगा। तो आप एक्सप्रेशन देख के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं कि पावर एवरेज कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, नोट करें, नोट हुआ। नाउ नेक्स्ट देखें, हमें दिया गया V इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/6 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट करना है वॉटलेस करंट एंड वॉटलेस पावर। ठीक, फर्स्ट हम कैलकुलेट करें वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट आपने रिप्रेजेंट किया था, वैल्यू आया था IRMS साइन फाई। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, वॉटलेस करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉटलेस करंट का वैल्यू रहेगा IRMS, अगर कैलकुलेट करना है, आपको पीक वैल्यू दिया है तो IRMS बनेगा 5/√2 एंड फेज एंगल यहाँ पे गिवन है π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन π/6। क्लियर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, सो वॉटलेस करंट हमें मिला 5/2√2। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वॉटलेस पावर। तो वॉटलेस पावर कैलकुलेट होता है VRMS IRMS साइन फाई से। क्लियर, हमें V का एक्सप्रेशन गिवन है V0 है 10, तो VRMS लिखा जा सकता है 10/√2। IRMS I0 हमें गिवन है 5, तो IRMS रहेगा 5/√2 एंड साइन अगेन π/6, तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2, बिकॉज आपको 5 गिवन है π/6। मल्टीप्लाई करें तो 50 डिवाइड बाय 4 और 25/2 वॉट, और बोल सकते हैं 12.5 वॉट, जैसा भी एक्सप्रेशन में आपको दिया है। तो हम वॉटलेस करंट यानी IRMS साइन फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉटलेस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बिकॉज जनरली हम इस टाइप के पैटर्न पे ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन या तो स्किप हो जाता है या फिर हमारे माइंड से मतलब आप उसको भूल जाते हैं कि वॉटलेस करंट या वॉटलेस पावर नाम की भी कोई चीज़ है। तो ध्यान रखें कि वॉटलेस पावर अगर कैलकुलेट करना है तो VRMS IRMS साइन फाई से हम कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आपके एवरेज पावर, पावर डिसिपेटेड, पावर लॉस, RMS पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इन्हीं टर्म पे आता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें कि VRMS IRMS साइन फाई वॉटलेस पावर को रिप्रेजेंट करता है और इसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट होता है उसको आप वॉटलेस करंट यानी IRMS साइन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है बिकॉज ये मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल होता है। मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि आपको दो कंडीशंस यहाँ पे गिवन होती है। देखो यहाँ पे साथ में एक बल्ब दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, तो बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगा उसको हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है, और जो भी बल्ब होता है यानी जो बल्ब की कंडीशन दी होती है और हमें ये कंसीडर करना होता है कि जो बल्ब है वो अपनी रेटेड वैल्यू के ऊपर वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वो डीसी और एसी दोनों में सेम रहती है, बिकॉज रेजिस्टेंस अगर हम डीसी में अप्लाई करते हैं तो V/IR आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पावर लॉस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो V²/R या I²R आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस एसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस एसी सर्किट में कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वेरिएशन प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना रहता है, 0, और जो फॉर्मूलेज आपने वहाँ यूज़ करे हैं डीसी में सेम वही फॉर्मूलेज आप यूज़ कर सकते हैं एसी में, लाइक VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R। रजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पावर हमें कैलकुलेट करना है तो IRMS स्क्वायर इंटू R से सोल्व हो सकता है, VRMS स्क्वायर बाई कैपिटल R से सोल्व हो सकता है, यानी फॉर्मूलेज यहाँ पे सेम रहते हैं। यानी रजिस्टर का बिहेवियर AC और DC दोनों ही केसेस में सिमिलर होता है। ठीक, अब ध्यान दें कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद अ बल्ब so that the bulb will run on its rated value। यानी मैं बोला गया कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है, और इसके साथ आपको सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट करना है, और ये आपने बल्ब कनेक्ट किया। बल्ब की रेटेड वैल्यूज आपको गिवन है 10 वॉट एंड 60 वोल्ट, ठीक है, और ये एक ऐसी सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड है। सप्लाई कितना है, 100 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि L
का क्या वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें कि जो बल्ब है वो अपनी रेटेड वैल्यू के ऊपर वर्किंग कंडीशन में रहे। ठीक है, अब गिवन डेटा से आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझना। दोनों किस में कनेक्टेड हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर हम सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर IRMS रहेगा, यानी जो इक्वेशन ऑफ आई रहेगा, वैल्यू ऑफ जो आई रहेगा, वो दोनों ही केसेस में सिमिलर रहेगा, बिकॉज ये कनेक्टेड किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, बल्ब के अक्रॉस आपको दिया हुआ है बल्ब का पावर और बल्ब का रेटेड वैल्यू। तो क्या यहाँ से करंट का वैल्यू सोल्व किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, फ्रॉम बल्ब, यानी बल्ब का जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ बल्ब आपको गिवन है 10 वॉट एंड वोल्टेज अक्रॉस बल्ब आपको गिवन है 60 वोल्ट। तो क्या करंट कैलकुलेट की जा सकती है पावर डिवाइड बाय वोल्टेज से, P इज इक्वल टू VI, सो I इज इक्वल टू P बाई V, लेकिन किसके लिए, बल्ब के लिए, इसलिए BV आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा 10/60। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है 1/6 एम्पियर, इसमें कोई डाउट? ठीक है, मतलब इंडक्टर में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा 1/6 एम्पियर। और सर्किट, ऐसी सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट होता है उसको आप IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो करंट आपने बनाया है ये भी IRMS ही रहेगा, पहली बात। सेकंड थिंग देखें, सर्किट की मेन सप्लाई वोल्टेज आपको कितना दिया है, 100 वोल्ट, और ये लैंग्वेज में लिख के दिया है। तो ऑब्वियस बात है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके VRMS को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इक्वेशन देखो, हमें पता है कि VRMS इज इक्वल टू V बल्ब स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि बल्ब को हम एज ए रजिस्टर ही ट्रीट करते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस भी सोल्व किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक, तो VR इज इक्वल टू VB स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, तो VR के प्लेस पर तो आपने पुट किया 100, बल्ब का वैल्यू आपको गिवन है 60 वोल्ट और VL हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दूँ तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, सो VL स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, यानी VL आ गया 80 वोल्ट। और अगर VL 80 वोल्ट आ गया है तो क्या हम L का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज VL आप क्या लिखोगे, VL आप पुट करेंगे I इंटू XL, तो I इंटू XL का वैल्यू कितना है, 80। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1/6। XL को क्या लिख सकते हैं, 2πf, f के प्लेस पर फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 और L ये नॉन हो गया, इज इक्वल टू 80। क्या वैल्यू सॉल्व की जा सकती है? ध्यान से देखें, 6 और 6 कैंसिल आउट, यहाँ बचा आपके पास 20 पाई। सो वैल्यू ऑफ L इज 80 डिवाइड बाय 20 पाई, सो L इज 4/π हेनरी। तो प्रोसीजर आप समझना, जब भी हमें बल्ब दिया जाए, रेजिस्टेंस दिया जाए, तो उसके अक्रॉस हम करंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जो भी अदर एलिमेंट होगा, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज कंडीशंस हो सकती हैं, या इम्पीडेंस अगर आपको दिया तो इम्पीडेंस कंडीशन बन सकती है। जैसा आपको डेटा न्यूमेरिकल में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने VL कैलकुलेट किया, अगर VL पूछा जाए उसका आंसर भी है, और ओमेगा अगर पूछा जाए तो I ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा भी सॉल्व किया जा सकता है, L आपने कैलकुलेट कर लिया 4/π, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट, अब हम डिफरेंट फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं कि एवरेज पावर जो आपने कैलकुलेट किया उसके लिए बेसिक फॉर्मेट आपने लिखा है VRMS IRMS cos phi। ठीक है, फिर हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि हमने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया जिसका इम्पीडेंस कितना है, Z है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि VRMS इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाई बाय Z। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z? बिल्कुल सही रिलेशन है। तो आपके पास कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन है? मान लीजिए आपको दोनों इक्वेशन गिवन है कि V आपके पता है, I पता है, सर्किट का Z पता है। ठीक है,
तो यहाँ से फाई भी पता है, VRMS नॉन है, IRMS नॉन है, तो सिंपल आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कि VRMS IRMS cos फाई, पावर लॉस आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे केस बन सकता है कि ओनली V एंड Z आर नॉन, यानी केवल वोल्टेज और इंपीडेंस आपको पता है, यानी आपको एक तो वोल्टेज इक्वेशन गिवन है और इंपीडेंस का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और कैलकुलेट करना है पावर। कैसे सोल्व किया जाए, ध्यान से समझना। P एवरेज, तो आपका P एवरेज कैलकुलेटर करना है, VRMS में कोई चेंज नहीं आएगा, और IRMS को आप क्या लिख सकते हैं, IRMS वी कैन राइट VRMS बाई Z। आई बात समझ, ठीक है, और cos फाई को लिखा जा सकता है R बाई Z। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला हमें समझना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो VRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R डिवाइड बाई Z स्क्वायर। अगर आपको वोल्टेज गिवन है, करंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप पावर कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है कि जो टर्म हमें दिया नहीं है उसको नॉन टर्म के अंदर क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। मान लीजिए आपको I पता है, I आपको नॉन है, तो VRMS आप पुट कर सकते हैं IRMS इंटू Z, या अगर आपको VRMS नॉन है तो आप IRMS को पुट कर सकते हैं VRMS बाई Z, यानी जो नॉन टर्म है उसी में हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये बनता है आपका फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। क्या सेकंड भी पॉसिबल है यहाँ पे, क्या सेकंड क्या है, क्या सेकंड ये कि आपको I पता है और Z पता है। Z से मतलब है कि Z और R ये सब वैल्यूज आपको पता है, इंपीडेंस वैल्यू पता है, केवल वोल्टेज अननोन है। क्या अननोन है, वोल्टेज अननोन है। तो क्या करेंगे अब ये जो वोल्टेज वाला टर्म है इसको हम करंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो P एवरेज अब क्या लिखा जाएगा, IRMS इंटू Z, ये तो V का वैल्यू, IRMS और cos फाई वी कैन पुट R बाई Z, Z और Z कैंसिल आउट, सो पावर एवरेज आपको मिल गया IRMS स्क्वायर इंटू R। ये बन गया आपका सेकंड फॉर्मेट, ठीक है। इस बात पे मैं अभी भी आपको जोर दे रहा हूँ कि हमें ये फॉर्मूलेज रटने नहीं हैं, आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और न्यूमेरिकल में जैसा डेटा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट करें। V नहीं पता तो V को आप I की टर्म में कन्वर्ट कर लें, I नहीं पता तो आप I को V की टर्म में कन्वर्ट कर लें, सॉल्व कर लें, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको आप बोलते हैं चोक कोइल, ठीक है। चोक कोइल मतलब एक इंडक्टर कोइल होता है जो AC सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस का मेन काम क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर इन अ सर्किट, तो आप ये बोलते हैं कि सर्किट में रजिस्टर का यूज करंट कंट्रोलिंग के लिए होता है, यानी हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करके और इंक्रीज करके सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है ना। यानी रेजिस्टेंस का जो मेन यूज है वो सर्किट में करंट कंट्रोल का है, लेकिन रेजिस्टेंस को यूज करने का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि जब भी आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, अगर रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा या आप वोल्टेज फ्लो करेगा तो फिर पावर लॉस होगा। करंट अगर है तो I स्क्वायर R से आप देंगे, वोल्टेज अगर आपने अप्लाई किया तो V स्क्वायर बाई R से पावर लॉस देंगे। यानी जब भी आप रेजिस्टेंस को यूज करेंगे करंट कंट्रोलिंग तो हो जाएगा, लेकिन साथ में पावर लॉस भी होगा। ये बात समझे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रजिस्टर के प्लेस पे चोक कोइल यूज करें तो क्या होगा। चोक कोइल का मतलब है कि इंडक्टर अगर आप यूज कर रहे हैं, इंडक्टर भी है और R भी है, तो क्या होगा। मान लो कि यहां पर हम बात करें कि इसका इंपीडेंस कितना है, तो चोक कोइल का इंपीडेंस आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ये आ गया इंपीडेंस ऑफ चोक कोइल। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ओम, ठीक है। और हमने एक पॉइंट पहले भी समझा है कि जिसका भी यूनिट ओम है उसकी वर्किंग सेम एज रजिस्टर की तरह ही हम कंसीडर करते हैं। इसका मतलब चोक कोइल का यूज भी सर्किट में करंट कंट्रोल के लिए किया जा सकता है, करंट की कंट्रोलिंग के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि जो इंडक्टर होता है वो पावर लॉस नहीं करता है,
यानी हम विदाउट पावर लॉस करंट को कंट्रोल करने के लिए चोक कॉइल का यूज करते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुआ कि रजिस्टर का यूज करेंगे तो करंट कंट्रोल होगा लेकिन साथ में पावर लॉस होगा। लेकिन अगर हम इंडक्टर का यूज करेंगे तो इंडक्टर का यूज करने से इंपीडेंस तो मिलेगा, इंपीडेंस मिलेगा तो करंट कंट्रोल हो जाएगा लेकिन पावर लॉस नहीं होगा, बिकॉज इंडक्टर हमेशा पावर को स्टोर करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर आ गया आपके पास जेड वैल्यू, ठीक, आपको सप्लाई दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया कि पावर लॉस कितना, तो पावर लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं VRMS स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर से, जो अभी अभी आपने इक्वेशन देखा। बिकॉज यहाँ पर आई का इक्वेशन नॉन नहीं है, यहाँ पर आपको V दिया है, L दिया है, R दिया है, ठीक है, तो पावर लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस बात पे ध्यान दें कि अगर आप पावर लॉस के एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं तो वैल्यू आपको मिलेगा VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर इंटू R। तो ये हमें पावर लॉस मिला, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर हम ओमेगा एल को इंक्रीज करें, अब ओमेगा एल कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? या तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, क्या बढ़ाते जाए? फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे ओमेगा एल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये तो हमारे हाथ में, एसी सप्लाई आप कनेक्ट कर रहे हैं और एसी सप्लाई अगर हमने कनेक्ट किया है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे ओमेगा एल का वैल्यू बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओमेगा एल बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, प्रोसीजर समझना कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे ओमेगा एल इंक्रीज होगा, ओमेगा एल के इंक्रीज होने से जेड इंक्रीज होगा और जेड के इंक्रीज होने से सर्किट का पावर लॉस वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आर पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी हम क्या कर रहे हैं, अब चोक कॉइल का यूज कर रहे हैं सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, और पावर लॉस जो आपने कैलकुलेट किया उसका फॉर्मूला हमें मिल गया VRMS स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि लॉस कम से कम हो। लॉस कम से कम कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा हो और डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, ओमेगा एल इंक्रीज होगा, जेड इंक्रीज होगा, तो पावर लॉस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो चोक कॉइल की आप बात कर रहे हैं, ये चोक कॉइल है आपका प्रैक्टिकल चोक कॉइल, ठीक है। उसमें फर्स्ट केस आपने कंसीडर किया है प्रैक्टिकल चोक कॉइल, बिकॉज ऑब्वियस बात है कि आइडियल तो कुछ होता नहीं है, तो प्रैक्टिकली है। क्योंकि अगर आप इंडक्टर बना रहे हैं तो इंडक्टर बनाने के लिए आपने वायर यूज किया है, और अगर आपने वायर यूज किया है तो वायर के पास कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, ठीक है। सेकेंड केस ये बन सकता है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखें, कि अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर सकें किसी भी तरीके से, तो रेजिस्टेंस को कम करके भी हम पावर लॉस को कम कर सकते हैं। ये दो केस बनते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज आपने वायर यूज किया है, तो वायर यूज किया है तो रेजिस्टेंस तो साथ में आएगा। सेकेंड प्रोसीजर क्या हो सकता है इसका, कि अगर हम बात करें आइडियल चोक कॉइल के लिए, इसके लिए बात करें आइडियल चोक कॉइल। अब आइडियल चोक कॉइल का मतलब क्या है? आइडियल चोक कॉइल रिप्रेजेंट करता है कि इस चोक कॉइल के पास रेजिस्टेंस जीरो है, यानी ये क्या हो गया, एक तरीके से प्योर इंडक्टर हो गया। और अगर प्योर इंडक्टर है तो क्या ये पावर लॉस करेगा? नहीं करेगा। तो इस केस में अगर आपको पावर लॉस कैलकुलेट करना है तो फिर फॉर्मेट क्या बनेगा? फॉर्मेट आपका बनेगा VRMS स्क्वायर इंटू R बाई R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यही फॉर्मेट था पावर लॉस का। लेकिन अगर मैं R को जीरो पुट कर दूं तो पावर लॉस मुझे क्या मिलेगा? पावर लॉस मुझे मिलेगा जीरो। यानी अगर मैं आइडियल चोक कॉइल कंसीडर करता हूं तो पावर लॉस तो हो जाता है जीरो, लेकिन इंपीडेंस तो है XL, और XL अगर है तो सर्किट में हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियल कुछ होता नहीं है तो हमें प्रैक्टिकली ही डील करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली डील करने के लिए इक्वेशन यही बनेगा। और लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके, या किसी भी मेथड से अगर आप इस ओमेगा एल को इंक्रीज कर पाओ तो ओमेगा एल को इंक्रीज करने से जेड इंक्रीज हो जाता है और पावर लॉस डिक्रीज हो जाता है। ठीक बात समझ में आई? कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट कर लें। रेजिस्टेंस
या रजिस्टर आर used in circuit for controlling of current. But resistor does power loss. ठीक है, लेकिन रजिस्टर पे पावर लॉस होगा. To avoid or reduce power loss, we should use choke coil, and by using choke coil we can control the current in the circuit with minimum power loss. यानी मिनिमम पावर लॉस के साथ हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. पावर लॉस जीरो तो नहीं होगा, बिकॉज हम आइडियल केस में तो डील नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल केस में डील करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस तो आपको मिलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके आप ओमेगा एल को इंक्रीज कर देंगे, जेड इंक्रीज हो जाएगा और पावर लॉस डिक्रीज हो जाएगा. ठीक बात. न्यूमेरिकल देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, ध्यान से. व्हेन अ डीसी वोल्टेज गिवन टू अ कॉइल, कॉइल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सी सप्लाई दी गई है, 10 वोल्ट डीसी, देन पावर इज 20 वोल्ट. व्हेन 10 वोल्ट एसी इज गिवन टू द सेम कॉइल, देन पावर इज 10 वोल्ट. फाइंड ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इफ एल इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी. ध्यान से समझना, क्या दिया है हमें, कॉइल दिया है, कॉइल में क्या अप्लाई किया, डीसी अप्लाई किया. अगर कॉइल आपका प्योर इंडक्टर होता तो वो पावर लॉस तो देता ही नहीं. बात समझ में आ रही है. इसका मतलब ये आपका जो कॉइल है वो आर और एल का कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है, ये आर और एल का कॉम्बिनेशन है. बिकॉज अगर ये प्योर इंडक्टर होता तो डीसी अप्लाई करने पे कोई भी पावर लॉस नहीं देता. तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें आनी चाहिए कि ये हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल चोक कॉइल के लिए. तो जब आपने इसमें 10 वोल्ट डीसी अप्लाई किया है, वी कितना अप्लाई किया, 10 वोल्ट डीसी, ठीक, तो पावर कितनी आ रही है, पावर आ रही है आपके पास 20 वॉट. तो क्या, ध्यान से सुनना, आप सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है. P बाई वी यानी 20/10 2 एम्पियर. क्या आप रजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी. तो V कितना है, 10, तो 10 इंटू 10/20 5 Ω. अब पॉइंट सुनो, पॉइंट ये है कि सर्किट में एसी के इक्वेशंस में जब भी डीसी कंडीशन दी जाती है, जब भी डीसी कंडीशन दी जाती है तो डीसी कंडीशन हमेशा रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट होती है. यानी रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व किया जाता है. सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आप सॉल्व कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आ गया आपका 5 Ω. सेकंड केस में बोला गया कि जब आपने 10 वोल्ट एसी अप्लाई किया, अब ये तो लैंग्वेज में दिया है, इसका मतलब जब आपने VRMS 10 वोल्ट अप्लाई किया है, और ये कौन सी कंडीशन है, एसी, तो अब पावर लॉस कितना हुआ, अब पावर लॉस आपको मिला है 10 वोल्ट. और एसी अप्लाई करने पर अगर पावर लॉस 10 मिला है तो ध्यान से समझें कि पावर आप क्या लिखोगे, पावर लिखी जाएगी VRMS स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर. पहले आपने क्या लिखा है, V स्क्वायर बाई पी. क्यों लिखा है, बिकॉज वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस. अभी जो पावर आपको दी गई है वो कौन सी कंडीशन में दी गई है, एसी कंडीशन में दी गई है. तो एसी कंडीशन में आपका जेड इफेक्ट भी आना चाहिए. ठीक बात, क्या लिखें, पावर 10 इज इक्वल टू VRMS, ये भी 10 इंटू 10. क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 5, नीचे क्या बचा है, जेड स्क्वायर क्या लिखोगे, आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस
ओमेगा एल स्क्वायर, कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि z आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एल वैल्यू भी आपको गिवन है 1 मिली हेनरी, ओमेगा सोल्व होगा, ध्यान से देखें। 10 और 10 कैंसिल आउट, इधर बचा 50, यहाँ बचेगा 25 और ओमेगा एल स्क्वायर, तो 25 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो ओमेगा एल स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 50 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 25, कोई डाउट? ठीक, तो ओमेगा एल कितना रहा, ओमेगा एल रहा 5। एल का वैल्यू कितना गिवन है, 1 मिली हेनरी, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 5 बाई एल, दैट मीन्स 5000 रेडियन पर सेकेंड। और अगर ओमेगा आ गया तो क्या फ्रीक्वेंसी सोल्व हो सकती है? फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई यानी 2500 पाई हर्ट्ज। तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है कि जब भी डीसी कंडीशन दी जाएगी तो डीसी कंडीशन में आप फ्लो होने वाला करंट और आर का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जनरली आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब जो आर आपका डीसी कंडीशन से सोल्व हुआ उसको फिर आप किस में यूज करें, एसी कंडीशंस में यूज कर लें। आपको दिया है कि जब आपने वीआरएमएस 10 वोल्ट एसी अप्लाई किया है तो पावर लॉस इतना, यहाँ से जो भी एक्सप्रेशन बनेगा अननोन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने ओमेगा भी कैलकुलेट कर लिया और फ्रीक्वेंसी एफ भी कैलकुलेट कर ली। क्लियर पॉइंट? देखें नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा डेटा में चेंज है। When 10 volt DC is connected to a coil, then current in it is 2.5 एम्पियर। ऑब्वियस बात है कि वापस आपको क्या दिया है, कोयल दिया है, और कोयल अगर आपने दिया तो आप इसको प्योर इंडक्टर कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों कंसीडर नहीं करोगे? क्योंकि डीसी अप्लाई करने पर भी उसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो डीसी कंडीशन से जो आपको दी है उसमें डील करें कि वोल्टेज आपको दिया है 10 वोल्ट, फ्लो होने वाला करंट है 2.5 एम्पियर। तो क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टेंस आपको मिल गया 4 ओम। यानी डीसी कंडीशंस केवल इसलिए दी जाती है ताकि आप रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। इसके बाद आपने बोला कि जब 10 वोल्ट एसी आप अप्लाई करते हैं सेम कॉइल पर, व्हेन 10 वोल्ट एसी इज कनेक्टेड टू द सेम कॉइल, देन करंट इन इट इज 2 एम्पियर। तो अगर आपने AC अप्लाई कर दिया और VRMS आपने कितना रखा 10 वोल्ट, अब करंट कितना फ्लो हो रहा है? अब करंट फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पियर। लेकिन जैसे ही आपने अब FC अप्लाई किया है तो अब सर्किट में इम्पीडेंस भी आएगा, और इम्पीडेंस आप क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये रहेगा इम्पीडेंस। क्लियर? ठीक है, क्या सॉल्व करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी आपको एक्सएल ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करें, Z फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दें, Z इज इक्वल टू VRMS बाई आई, यानी 10/2। Z कितना आ गया, 5 ओम। R कितना है, 4 ओम। तो क्या एक्सएल सोल्व हो जाएगा? तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and value of XL is equal to 3 ohm। ध्यान रखें, DC कंडीशन से हमेशा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और उसको AC कंडीशन में आप यूज करोगे, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा एंड रिक्वायर्ड डेटा आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया है कि एक सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट, इंडक्टर वैल्यू गिवन है 2 हेनरी, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम एंड कैपेसिटर गिवन है 32 माइक्रोफैराड का, एंड कैलकुलेट करना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा आर से, ठीक है, बैंडविड्थ आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल ओमेगा से, एंड क्वालिटी फैक्टर आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आपको RLC का वैल्यू गिवन है। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग 1/√LC। वैल्यू ऑफ L एंड वैल्यू ऑफ C पुट कर दें, तो 1 अपॉन अंडर रूट वैल्यू ऑफ L 2 हेनरी, वैल्यू ऑफ C 32 इंटू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ अगर रूट से बाहर आएगा 10⁻³ और न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻³ डिवाइड में
2 इंटू 32 64 को रिप्रेजेंट करेगा, 64 अंडर रूट से बाहर आएगा, वैल्यू रहेगा 8। कैलकुलेट करेंगे, आंसर 125 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप रिप्रेजेंट करते हैं R बाई एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R बाई एल। तो वैल्यू ऑफ R 10 ओम एंड वैल्यू ऑफ L 2 हेनरी। तो वैल्यू आ गया बैंडविड्थ का 5 रेडियन पर सेकेंड। थर्ड, कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर सॉल्व किया जाता है 1 बाई R रूट L बाई C से। तो वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यू ऑफ L 2 एंड वैल्यू ऑफ C ये 32 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो 2 बाई 32 नीचे रहेगा 16। 60 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो वैल्यू आएगा 4। ठीक है, तो ये तो आ गया 1 बाई 40। 10 पावर माइनस 6 अंडर रूट से बाहर 10 पावर माइनस 3 और ऊपर जाएगा 10 पावर 3। ठीक है, यानी 1000 बाई 40 क्वालिटी फैक्टर इज 25। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। कोई डाउट? नेक्स्ट हमें दिया गया कि इन अ LCR सीरीज सर्किट इफ L इज रिमूव्ड देन करंट लीड्स V बाय पाई बाय 3। सेकेंड कंडीशन आपको दी है कि C इज रिमूव्ड देन V लीड्स I बाय पाई बाय 3। कैलकुलेट करना है फाई और पावर फैक्टर। सर्किट पे ध्यान देना, LCR सर्किट आपको दिया है, ठीक है, AC सप्लाई से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फेज एंगल आप कैसे देखते हैं, इस पे ध्यान दो। फेज एंगल होता है आपका tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन गिवन है व्हेन L इज रिमूव्ड। तो अगर आप L को रिमूव कर दोगे तो सर्किट में कौन बचेगा? R बचेगा और C रहेगा। फेज एंगल कितना दिया है? फेज एंगल आपको दिया है पाई बाई 3। तो वैल्यू क्या बनेगा? tan पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिया है कि I लीड्स V, इसका मतलब कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट XC बाई R भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और tan पाई बाई 3 रिप्रेजेंट करेगा रूट 3 को, तो रूट 3R इज इक्वल टू XC। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेकेंड कंडीशन आपको क्या गिवन है? सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है व्हेन C इज रिमूव्ड। तो जब आप कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 3। ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा? tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू XL बाई R। क्लियर? तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि XL इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाई बाई R। ये दो इक्वेशन बनी। क्या दोनों इक्वेशन में आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि XL और XC इक्वल है? बिल्कुल। और XL और XC अगर इक्वल है तो फिर कंडीशन कौन सी बनेगी? XL इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू रूट 3R। तो XL और XC अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो कंडीशन कौन सी है? रेजोनेंस कंडीशन है। तो जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताओ, रेजोनेंस कंडीशन में फाई कितना होता है? 0 होता है। पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर 1 होता है, जो तो हमने थ्योरी में पढ़ा था। मानो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फाई कैसे सॉल्व करोगे? ये हमें थ्योरेटिकली भी याद है, इसलिए आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करो। tan फाई कैसे सॉल्व होगा? XL माइनस XC बाई R, और XL XC अगर दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू बना 0 बाई R। और tan फाई 0 कब होता है? व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। तो फेज एंगल आ गया 0। सेकेंड आपको क्या सॉल्व करना है? पावर फैक्टर सॉल्व करना है। पावर फैक्टर मतलब आपको वैल्यू चाहिए कॉस फाई का, ठीक है ना? तो cos 0 कितना? cos 0 1, यानी पावर फैक्टर 1। ठीक, पावर फैक्टर आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं R बाई जेड से तो R बाई जेड से भी सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन में Z इज इक्वल टू R। वैल्यू कितना बनेगा? 1। तो बहुत सारे मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो मेथड आपको समझ में आए वो आप यूज़ करें। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC, तो फाई होता है 0, पावर फैक्टर 1 होता है, मैक्सिमम पावर लॉस होता है। ठीक है, नोट किया जाए।